आबिद मीर साहब, कैसा लगा आपको एक ऐसा टॉपिक जिस पर मैं और आप बहुत ही कम बात करते हैं? एक तो इनिशिएटिव पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है या माहौलियाती आलूदगी है, ये एक बड़ा ही अहम इशू है। और इस पे डॉन मीडिया ग्रुप ने ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नाम भी इसका बड़ा अच्छा है, ब्रेथ पाकिस्तान। लेकिन आपको भी अफसोस हुआ होगा और मुझे भी काफ़ी अफसोस है कि इस मुल्क के जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने इसको उस तरह से अहमियत नहीं दी जिस तरह की अहमियत उनको देनी चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस को मैंने देखा है कॉन्फ्रेंस में, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था कि वो इधर आएंगे, लास्ट मिनट पे वो नहीं आए। शायद कुछ सरगर्मियां उनकी दरमियान में जो भी whatever बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं बड़े आउटडोर शो करता रहा हूँ, सैलाब में भी मैंने किए हैं, लाहौर की सड़कों पे भी मैंने उनको बहुत चलाया है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ कभी लाहौर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या कभी कराची में या कभी जैकबाबाद में आपके साथ जाएं, तो तब उनको एहसास होगा कि इस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत थी। उनको यहाँ पे आना चाहिए था, और बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी आना चाहिए था। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को यहाँ पे आना चाहिए। जो हमारी पार्लियामेंट में मौजूद हैं पार्टीज़ जिनकी नुमाइंदगी है, उनको भी आना चाहिए, बल्कि उनको सिर्फ सुनने के लिए आना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कुछ स्पीचेस सुनी हैं, तो उसमें बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम के साथ है, उनके मुस्तकबिल के साथ है, उनकी सांसों के साथ है। क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये आपकी और मेरी और पूरे पाकिस्तानियों की और इस पूरे रीजन की जो आबादी है उसकी सांसों के इशू के बारे में है। जिंदगी और मौत के उसमें मौत का हमारी सवाल है। जो और भी सब मैं एक मेरे जहन में वो पिक्चर्स घूम रही हैं जब मैं और आप कश्ती में माइक पकड़कर जब सैलाब आए थे, सिंध, आप तो सिंध से लेके और खैबर तक पहुंचे हुए थे। तो ये बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उस तरह से अच्छा इस पर कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन ये इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं, मैं और आप हम अपने घर से अगर शुरू करें, अगर हम हफ्ते में 5 मिनट क्लाइमेट चेंज को अपने प्रोग्रामों में दें और फिर इस तरह की हो, तो कम से कम हुकूमत मजबूर तो हो जाएगी कि यार एड्रेस करें इस इशू को। चले, मैं 2-3 मिनट आपके प्रोग्राम में से ले लेता हूं, और मैं आपके ज़रिए अवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये जो 2025 है, 2025, इसमें पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली के इश्यूज़ हैं वो आपको बहुत तंग करेंगे। ये जो गर्मियाँ आने वाली हैं, इन गर्मियों में पाकिस्तान के कम से कम 10-15 शहर जो हैं, वहाँ पे जो हीट वेव है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ में भी कुछ एक्सपर्ट्स ने उसका जिक्र किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अहम और बहुत तशवीशनाक बात है वो ये है कि अभी आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2050 तक आधे से ज़्यादा कराची और पूरे का पूरा ठट्ठा समुंदर के नीचे चला जाएगा, और 2060 तक पूरे का पूरा कराची शहर सबमर्ज हो जाएगा, समुंदर के नीचे चला आपकी जाएगा। बात काट रहा हूं, साहब आप जारी रखिएगा। जो वर्ल्ड बैंक की रेप ने यहाँ पर एक बात की ना, उन्होंने कहा इस कॉन्फ्रेंस का नाम ब्रीथ पाकिस्तान नहीं, ब्लीड पाकिस्तान होना हाँ, चाहिए। ब्लीड पाकिस्तान, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ। तो अब आप सोचें कि कराची जो है वो आप कहते हैं आपका इकनॉमिक हब है। कराची जो है वो पाकिस्तानी मुईशत में उसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। आपका शहर कराची जो है, जब पाकिस्तान के क़याम को 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो उसके 3 साल के बाद आधे से ज़्यादा कराची जो है वो समुंदर के नीचे होगा, और उसके 10 साल बाद 2060 में पूरे का पूरा कराची सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, समुंदर के अंदर चला जाएगा। क्यों कि समुंदर जो है, समुंदर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को खा रहा है, क्योंकि आपने अपनी ज़मीन से जो है वो दरख्त काटे हैं, पौधे काट दिए हैं, आपने इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की है, माहौल जो है वो ख़राब कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं,
اور جو سیاچن گلیشیئر ہے اس پہ انڈیا اور پاکستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مجھے کیسے پتہ چلی؟ مجھے کسی ایکسپرٹ نے تو نہیں بتائیں. میں جب سیلاب کے دنوں میں لوگوں سے ملتا تھا ادھر ادھر، تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ جو لینڈ مافیا پاکستان میں، اس نے جو دریا کا راستہ ہے، وہ ایک دریا نہیں کئی دریاؤں کے راستے میں انہوں نے ہاؤسنگ کالونیاں بنا لی ہیں. وہ جو ہاؤسنگ کالونیاں ہیں، وہ جو ہوٹل بنا لیے ہیں، وہ جو انہوں نے فارم ہاؤسز بنا لیے ہیں، وہ پانی کا راستہ روکتے ہیں. تو جب برسات کا موسم آتا ہے تو وہ پانی جو ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، تو پانی پھر آپ سے انتقام لیتا ہے، قدرت آپ سے انتقام لیتی ہے، وہ آپ کے گھروں کو اڑا دیتی ہے. یہ ہے ایشو. اور اس ایشو میں لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے اس میں کہ موسمیاتی تبدیلی کیوں آ رہی ہے، اس میں لینڈ مافیا کا بڑا کردار ہے. لینڈ مافیا کا بھی کردار ہے میر صاحب. اور آخر میں جاتے ہوئے یہ جو ساری باتیں آپ نے کی، ویری الارمنگ. اور ہم نے سینیٹر شہید رحمان صاحبہ کی سپیچ اکٹھے سنی، جس میں انہوں نے ایک سینٹنس میرے ذہن میں پھنس گیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو اس میں جو ہماری صرف گورنمنٹ نہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ نے اس کا کردار کے بارے میں بات کی، لیکن ایک سٹرونگ میسج ان کو ہمیں یہاں سے کیا دینا چاہیے کہ بھائی خدا کے لیے آپس میں آپ جھگڑیں، لیکن اس ایک پوائنٹ پہ تو کم از کم اکٹھے ہو جائیں. اگر اس طرح کی کسی کانفرنس میں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں، ان کے ایک سائڈ پہ علی مین گنڈاپور اور دوسری سائڈ پہ مریم نواز، اور پھر ادھر سرفراز بگٹی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوں مراد علی شاہ صاحب، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر بھی موجود ہوں، اور یہ سارے جو ہیں 7-8 لوگ، یہ کچھ ایکسپرٹس کی گفتگو سننے کے بعد ایک کھڑے ہو کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کریں، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ جو ایشو ہے یہ پاکستان کا ایشو نمبر 1 ہے، اور ہم اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں گے، اور اس کے 15-20 دن کے بعد یہ جوائنٹ اسٹریٹجی بھی بیان کریں، ٹھیک ہے نا. تو بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ ان کو یہ اچھا کام کرنے سے روک رہی ہے. لہٰذا ان کی یہ جو نااہلی ہے، یہ انکمپیٹنس ہے ان کی، اور سیاسی انتقام میں ڈوبی ہوئی ان کی جو انا ہے، وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے گھروں کو جلائے گی. جو شہری رحمان نے کہا نا آپ کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی.